दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ नॉट गिवन, अगर इसमें कार्बन एटम ना दिया जाए, कभी हो सकता है कि ऐसे अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अगर उसमें कार्बन एटम ना दिया गया हो कि कहाँ पर ये डिफर कर रहा है, तो हम अपनी तरफ से, हम बहुत चालाक हैं, हम अपनी तरफ से उसको C2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? C2, यानी कि दूसरे कार्बन पर डिफर करवा देंगे, काम खत्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट 1 हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसका लेक्चर 5 आज आपको मिलने जा रहा है। ये अभी डेमो लेक्चर है, लेक्चर 5। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, ताकि आराम से आप लोग बैठ करके, देख करके, पढ़ करके मुझे जज कर पाएँ कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये आज आपका आखिरी वीडियो है फ्री वाला। तो जो लोग अभी तक डेमो देख रहे थे, वो लोग आज से सतर्क हो जाएं। आज के बाद कल से सारे वीडियो लॉक कर दिए जाएंगे और आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसलिए फटाफट से आकर के एडमिशन ले लीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि इस बार BSc में तहलका मचाना है, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नहीं हो पाया था, या मार्क अच्छा नहीं आया था, या जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बढ़िया किए थे, सेकेंड सेमेस्टर में भी हमको बहुत बढ़िया मार्क लेकर के आना है, अगर ऐसा आपके अंदर जज्बा है, रुतबा है, और आप करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, कितने तेज़ हैं, और कितना ख्याल रखते हैं उनके सपनों का, अपने पेरेंट्स के सपनों का, उनको पूरा करने का, उनको सच करके दिखाने का, और सबसे बड़ी बात कि जो पैसा लगा करके आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, उस पैसे की वैल्यू को प्रूफ करने का, अगर आपके अंदर ये एनर्जी है, आप करना चाहते हैं, बस अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको करवा सकता हूँ, आपको करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फटाफट से चैनल पर आ जाइए। अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो तुरंत जाइए व्हाट्सएप नंबर पर, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। 7080884759 पर आप लोग जा करके व्हाट्सएप करिए और धड़ाधड़ एकदम एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो। और जो लोग लिए हैं, जो लोग ले चुके हैं अभी तक, वो लोग एकदम इन्जॉय करें। हम लोग का सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है। हम लोग एक लंबे समय तक 8 यूनिट को कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम में बिल्कुल तहलका मचा करके आएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 4 तक मैंने 3 लेक्चर को कंबाइन पढ़ाया था। लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, तीनों में मैंने D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये 3-4 टॉपिक को लेकर के मैं पूरा डिटेल में गया था, और सारे रिएक्शंस को उसमें आप देख रहे थे कि ढेर सारे रिएक्शंस मुझे करवाने थे, फ्रक्टोज में भी और ग्लूकोज में भी। तो सारे रिएक्शंस को मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया था। और पिछला जो लेक्चर था आपका लेक्चर 4, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी आपके तीनों लेक्चर के सॉल्व करवा दिए थे, जिसमें फ्रक्टोज में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि उसका रिडक्शन कैसे करना है। रिडक्शन भी हम लोग 2 तरीके से किए थे। एक आपको अगर याद होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया था, तो NHN बना था। ये सारे प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए। फेनिल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाए थे तो फेनिल हाइड्राजोन बना था, और फिर एक्सेस में रिएक्शन करवाए थे। एक्सेस में उसका रिएक्शन करवाने के बाद ओसाजोन बना था, जिसका दूसरा नाम फ्रक्टोसाजोन था, और ग्लूकोज से करवाए थे तो ग्लूकोसाजोन था। उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन करवाए थे, तो मैंने उसमें बताया था कि फ्रक्टोज बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल ब्रोमीन वाटर वगैरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। उसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड को लेकर के ऑक्सीडेशन करवाए हुए थे। तो आप लोग जाकर के पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हम लोग, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला रीअरेंजमेंट हमने किया था, ब्रून डे 1 इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, जो आपका एक लंबा सा बड़ा वाला नाम वाला रीअरेंजमेंट था, उसको भी मैंने करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि 3 चीज़ें का मिक्सचर बनता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, तीनों का मिक्सचर बनता है। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, MCQ इसका छूट गया था, पिछले लेक्चर का 2-3 MCQ छूट गया था, उसको मैं इस लेक्चर में लास्ट में जब आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उसमें मैं कवर करवा दूँगा पिछले लेक्चर वाला लेक्चर का भी MCQ। तो उसमें आप देखेंगे वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि किसका मिक्सचर बनाता है फ्रक्टोज या ग्लूकोज।
तो उसमें तीनों का मिक्सचर बनाता है, आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज तीनों का बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम लोग इतना पढ़े थे। अब आज के टॉपिक में, लेक्चर 5 में हम लोग 3-4 टॉपिक और कवर करेंगे। आप लोग अपना एक बार सिलेबस निकालिए। सिलेबस में मैं बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली 3 टॉपिक को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो 4 टॉपिक हैं, लेकिन इसको मैं 3 ही टॉपिक मानता हूँ क्योंकि 2 टॉपिक सेम है। सबसे पहले तो हम लोग एपीमर्स को कवर करेंगे। एपीमर्स क्या है, एपीमराइजेशन क्या है, पूरा डिटेल में जाकर के उसको समझेंगे। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत जल्दी 5-10 मिनट में भी ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एनोमर्स पढ़ेंगे, व्हाट आर एनोमर्स एंड एनोमेराइजेशन क्या होता है। एनोमर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, ये भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद आएगा थोड़ा सा जो बड़ा टॉपिक है, वो है एनोमर्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमर्स में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन, जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपके एग्जाम में लगातार आती है, वो है एनोमर्स की प्रॉपर्टी में म्यूटा रोटेशन आपसे पूछा जाता है। तो व्हाट आर म्यूटा रोटेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। म्यूटा रोटेशन के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों म्यूटा रोटेशन होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। थियोरेटिकल वाले जो लोग रिटन एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से भी, और यहाँ से एमसीक्यू भी बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है, सब मैं आपको करवाऊँगा। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस अभी आपके सेकेंड सेमेस्टर में बनने की एकदम उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं उसको कवर करवा दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। आप अपने सिलेबस में देखिएगा, लिखा है मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। तो मैकेनिज्म भी मैं इसमें इसका म्यूटा रोटेशन का करवाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनकी वजह से म्यूटा रोटेशन होता है। पूरा एक एक स्टेप में बड़ा सा रिएक्शन करके दिखाऊंगा। इसके बाद पूरी क्लास को हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपके कमेंट्स लूँगा कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स आपके आ रहे हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लोग लिखेंगे। और अभी तक ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम आ नहीं रही है, सभी लोग एकदम वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं सर फैंटेस्टिक है, एकदम सही चल रहा है, बस इसी तरीके से आप लेकर के चलते रहिए, फटाफट उनको वीडियो प्रोवाइड करते रहिए, बस यही हमारी डिमांड है। तो इस डिमांड को मैं बिल्कुल अपने सिर पे रखूँगा। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, और यहीं पे हम लोग की वीडियो का द एंड हो जाएगा, लेक्चर 5 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 लेक्चर में ना लेना पड़े, लेक्चर 5 में ही हम लोग कवर कर लें, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले टॉपिक, इसके इसीलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, एपीमर्स। व्हाट आर एपीमर्स। मैं आपको एपीमर्स समझाऊं इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर आप एक बार दर्शन कर लेंगे ना, धन्य हो जाएंगे। मीन्स एपीमर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। जैसे होता है ना, हम लोग जाते हैं मंदिर में, एक बार दर्शन कर लेते हैं भगवान का, तो जो भी हमारे अंदर दुख दर्द पाप होता है सब मिट जाता है, सब खत्म हो जाता है। उसी तरीके से अभी आप कुछ देखिए, उसको समझिए, तुरंत आपका दर्द खत्म हो जाएगा कि एपीमर्स क्या होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, जो अभी मैं कवर किया हूँ ना, उसी में पढ़ाया था। क्योंकि अभी मैं इसीलिए नाम लिया हूँ कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज वगैरह का जो मैं नाम लिया हूँ उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ है। तो मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, नाम लिख करके बताइएगा कि ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। देख करके बताइएगा क्या नाम है। इसका नाम फटाफट से छापिए कमेंट बॉक्स में। एक और मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसका भी छापिए।
छापिए, फटाफट से नाम छापिए, इतने में तो आपको नाम पता चल जाना चाहिए। तो दोनों का नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिए, मैं बाद में आपका चेक करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों का क्या नाम है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है डी ग्लूकोज बोल लीजिए, या डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज या डी प्लस ग्लूकोज दोनों नाम एक ही है इसका। इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एच ओ एच ओ एच एच, मैंने बोला था 3 बार आपको घुमाना है। पहले एच ओ एच से स्टार्ट करिए, फिर घुमा दीजिए ओ एच एच हो जाएगा, फिर घुमा दीजिए एच ओ एच हो जाएगा, और फिर सेम टू सेम उतार लीजिए, एच ओ एच को फिर से सेम टू सेम उतार लीजिए, फिर सी एच टू एच लास्ट में रहेगा। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों 6 कार्बन का है, बस इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लिख दिया हूँ, तो ये मत सोचिएगा ये तो छोटा सा कंपाउंड लग रहा है, दोनों सेम है, मतलब दोनों 6 कार्बन के हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का भी 6 कार्बन का भी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो CHO है, CHO है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे कार्बन पर तो इसमें HOH है, जबकि इसमें OHH है। बाकी यहाँ से यहाँ नीचे से अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बिल्कुल, तो ये आपको इसमें सेम टू सेम दिखाई देगा, इतनी चीज़ आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगी। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि CHO के बाद यहाँ पे OHH है, जबकि यहाँ पे HOH है। इतना सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर डी शुगर और एल शुगर हो सकता है, क्योंकि जब इस तरीके से रोटेट करता है तो डी और एल होता है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि मैंने बताया था डी और एल में ये ज़रूरी है कि जो लोग डी और एल लिख रहे होंगे ना, पक्का गलत है। अब पलटी मारी, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि डी और एल में मैंने आपको बताया था कि फार्देस्ट कायरल कार्बन होना चाहिए, सबसे दूर वाला, फार्देस्ट का मतलब सबसे दूर वाला होना चाहिए, नज़दीक वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन यहाँ होता है, यहाँ पर अगर डिफरेंस आएगा तब ये माना जाएगा, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पे मतलब सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पर डिफरेंस आएगा तब माना जाएगा कि ये डी है, ये एल है। लेकिन ये तो दूसरे ही कार्बन पर डिफरेंस आ गया, उल्टा हो गया, तो इसको डी और एल नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि इसका नाम है मैनोज, जब आपके दूसरे कार्बन पर चेंज हो जाए तब इसको मैनोज बोलते हैं, या डी मैनोज इसको बोल लीजिए, इसका भी नाम है डी मैनोज। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 डालिएगा, 1। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और मैं यहाँ पे छाप रहा हूँ, फिर से बताइएगा क्या है ये। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, तुरंत बताइएगा, वीडियो रोक करके तुरंत बताइएगा इसका नाम क्या है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया, इसका मतलब आप वीडियो सीरियसली नहीं देख रहे हैं। तो इसका नाम भी सेम टू सेम तो मैंने लिखा है, डी प्लस ग्लूकोज को ही मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा डी प्लस ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। अभी फिलहाल आप प्लस के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, बस डी ग्लूकोज समझ लीजिए। एक और मैं छापता हूँ, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए क्या है, इसका नाम है डी गैलेक्टोज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डी गैलेक्टोज है, तो ये बिल्कुल सेम है, CHO बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये देख लीजिए साफ साफ अब आपको दिख जाएगा। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दिया डी ग्लूकोज का और डी मैनोज का, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया, तो जो हमारा डिफरेंस था वो एक्चुअल में ये नहीं था, ये तो सेम वाला था। डिफरेंस कहाँ पे है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
डिफरेंस जो आपका है वो यहाँ है, यहाँ है, डिफरेंस यहाँ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो मैं पहला आपको एग्जांपल दिया उसमें डिफरेंस यहाँ पर था दूसरे कार्बन पर, जिसमें HOH था और दूसरे वाले में OHS था। पहले वाले का नाम डी ग्लूकोज और ये पलटी मार गया तो इसको डी मैनोज बोले हम लोग। जो दूसरा एग्जांपल था, दूसरे एग्जांपल में जो पहला कंपाउंड था, पहले कंपाउंड में यहाँ पे HOH था किस कार्बन पर, तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर था HOH, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ कार्बन पर 1 2 3 फोर्थ कार्बन पर OHH हो गया, मतलब पलटी मार गया। पलटी मार गया तो इसका नाम हो गया डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज इसका नाम हो गया, और पहले डी ग्लूकोज था। तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक H और OH को इस तरीके से पलटी मार जाने से नए नए कंपाउंड बन गए, उसका नाम अलग हो गया। दूसरे कार्बन पर पलटी मरवा देंगे ग्लूकोज को तो मैनोज बन जाएगा, और चौथे कार्बन पर पलटी मरवा देंगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। तो अब ये क्या है, ये मतलब क्या चल रहा है, आप बोलेंगे ये तो सर सेम है, ये कौन सा आप यहाँ पे आप कौन सा मैजिक दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दे तो इससे क्या नया कंपाउंड बन गया, इसको हम फिर से घुमा देंगे, ऐसे क्या बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात क्या है कि ये जो दोनों आपको पहली बात तो पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था कि डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जाकर के याद करिएगा। तो डाई स्टीरियोमर्स मैंने बताया था कि डाई स्टीरियोमर्स वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, बस कहीं पर जिनका मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, यानी कि जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन हो, बस प्रॉब्लम ये हो कि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंट हो। एक बार फिर से सुनिएगा, जिनकी मॉलिकुलर फार्मूला जिसका सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़े से इधर उधर डिफरेंट हो, आगे पीछे हो, लेफ्ट का राइट हो, तो उसे बोला जाता है डाई स्टीरियोमर्स। डाई का मतलब होता है दो पेयर होगा हमेशा, डाई मीन्स क्या होगा, हमेशा दो होगा, डाई मीन्स क्या होगा, हमेशा दो होगा, क्योंकि एक अगर आप लेंगे तो एक में आपको क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हमेशा आपको दो कंपाउंड लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम डाई हो गया। और क्योंकि दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं, दोनों भाई हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि एक का जो लेफ्ट हैंड है ना, एक का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट में आ गया है और लेफ्ट हैंड राइट में आ गया है, उल्टा हो गया है उसका हाथ। जब उल्टा हो गया है तो उसका नाम भी उल्टा हो गया, वो अलग पर्सन हो गया। तो इस तरीके के जो दो कंपाउंड होंगे, दो भाई होंगे, उसे बोला जाएगा डाइस्टीरियोमर्स। और इसके पूरे पेयर्स को ही बोला जाएगा एनोमर्स। इसको क्या बोला जाएगा, इसको भी बोलते हैं एनोमर्स और इसको भी बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर डिफर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे C2 एनोमर्स। इसके नीचे देखिएगा, मुझे नीचे जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, C2 एनोमर्स बोलेंगे। और यहाँ पर चौथे कार्बन पर डिफर कर रहा है तो इसको C4 एनोमर्स बोलेंगे, C4 एनोमर्स बोलेंगे। जिस कार्बन पर डिफर करेगा उसी कार्बन पर इसको बोल देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि एनोमर्स क्या होते हैं। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा ऐसे ही छाप लीजिए, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट की रस्म खत्म। अब आते हैं समझाते हैं। द कंपाउंड्स दैट डिफर्स एट ओनली वन कार्बन एटम। आप देख रहे हैं कहीं नहीं डिफर कर रहा है, पूरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कोई एक ऐसा कार्बन है जहाँ पे डिफर कर रहा है। जैसे इसमें दूसरे कार्बन पर, इसमें चौथे कार्बन पर, इसमें दूसरे कार्बन पर, इसमें चौथे कार्बन पर, बाकी चारों की चारों स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सेम है। जितना कार्बन इसमें उतना ही सब में, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना ही इसमें, जितना ऑक्सीजन इसमें उतना ही इसमें, मतलब सभी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन इसके बावजूद एक एक कोई ऐसा कार्बन है जहाँ पे ये सब डिफर कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, दैट डिफर्स एट ओनली वन कार्बन एटम इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में। इज कॉल्ड एपीमर्स, इसे ही एपीमर्स बोलते हैं या एपीमर्स का एक पेयर बोलते हैं। और जिस कार्बन पर डिफर करेगा उसको इस तरीके से लिख करके बोल देंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑलवेज डाइस्टीरियोमर्स, ये हमेशा डाइस्टीरियोमर्स होंगे। क्यों? क्योंकि बिना एक पेयर लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते। तो डाइस्टीरियोमर्स होना जरूरी है, मीन्स एक पेयर होना जरूरी है। कैसा पेयर? तो जिसका मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो। ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन एक ज़्यादा हो गया, इसमें हाइड्रोजन एक ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं।
मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, उसे बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स, एक दूसरे का स्टीरियोमर बोलते हैं। तो ये डाइस्टीरियोमर्स होना जरूरी है, तो ऑलवेज डाइस्टीरियोमर्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी, इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ नॉट गिवन, अगर इसमें कार्बन एटम ना दिया जाए, कभी हो सकता है कि ऐसे अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अगर उसमें कार्बन एटम ना दिया गया हो कि कहाँ पर ये डिफर कर रहा है, तो हम अपनी तरफ से, हम बहुत चालाक हैं, हम अपनी तरफ से उसको C2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? C2, यानी कि दूसरे कार्बन पर डिफर करवा देंगे, काम खत्म। अगर नहीं दिया होगा तो, अगर दिया होगा भैया चौथे कार्बन पर कर रहा है, चौथे पर करवा देंगे, तीसरे पर देगा तीसरे पर करवा देंगे, पाँचवें देगा पाँचवें पर करवा देंगे, जहाँ देगा वहाँ करवा देंगे। नहीं दिया है तो अपनी तरफ से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे C2 दिया है, C2 करवा देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट इनकन्वर्टिबल लाइक एनोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये MCQ में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, और सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना ही लिखना है। जब भी आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि हाउ एपीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनोमर्स, दोनों को एक साथ पूछा जाता है कि एपीमर्स और एनोमर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, तब आपको एक पूरा जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है पूरा स्ट्रक्चर के साथ इसे लिखना पड़ेगा। और अभी मैं एनोमर्स बताऊंगा तो फिर दूसरी हेडिंग डाल करके एनोमर्स को भी वैसे ही पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तब जा करके आपको नंबर मिलेगा और ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इनकन्वर्टिबल लाइक एनोमर्स। एनोमर्स को आप देखेंगे ना, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो एनोमर्स को अगर हम लोग ऐसे किसी भी सॉल्वेंट में डाल दें, एनोमर्स यहाँ पे लिखिएगा इनसॉल्वेंट, इन तब कंप्लीट होगा इनसॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम लोग इसको डाल करके ऐसे घोल दें, जैसे मान लीजिए पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, वाटर में अगर हम लोग एनोमर्स को डाल करके ऐसे हिला दें, ऐसे पकड़ के, तो पता चला एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो एपीमर्स है ना, मान लीजिए ये दोनों को ले लिए, डी ग्लूकोज डी मैनोज को ले लिए, दोनों को ले लिए, और एक गिलास वाटर लिए, दोनों को उसी में डाल दिए थोड़ा थोड़ा करके, डी ग्लूकोज और डी मैनोज को। अब आप कितना भी वाटर को ऐसे पकड़ के हिलाइए गिलास को, कुछ नहीं हुआ, डी ग्लूकोज जहाँ है वहीं रहेगा, डी मैनोज जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि डी ग्लूकोज डी मैनोज बन जाएगा, डी मैनोज डी ग्लूकोज बन जाएगा, एक दूसरे में इनकन्वर्टिबल नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप कितना भी ऐसे पकड़ के हिलाते रहिए, पकड़ के दिन भर हिलाइए, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इतना याद रखिएगा कि एपीमर्स इनकन्वर्टिबल होते हैं, मीन्स इट इज़ नॉट इनकन्वर्टिबल, मीन्स इनकन्वर्टिबल नहीं होते, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, याद रखिएगा। चौथा इसमें पॉइंट रहेगा, डिफर्स एट फिक्स्ड कायरल सेंटर, जैसा कि मैंने भी बताया ना कि सिर्फ एक ही कार्बन पर डिफर करेगा, एक से ज़्यादा पर नहीं। ऐसा नहीं कि दो कार्बन पर डिफर करने लगे, तीन कार्बन पर डिफर करने लगे, तब वो एनोमर्स होगा ही नहीं, तब वो एपीमर्स होगा ही नहीं। एपीमर्स होने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक कार्बन पर डिफर करे, तब उसको बोलेंगे एपीमर्स है, और वो कार्बन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मन किया इस वाले मन किया दूसरे पे कर दिए डिफर, इस वाले मन किया तीसरे पे कर दिए डिफर, ऐसा नहीं, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, फिक्स कायरल सेंटर इसका होना चाहिए, मीन्स ये चेंज नहीं होगा, 2 पर होगा तो 2 पर होगा, 4 पर होगा तो 4 पर होगा, ये बिल्कुल फिक्स होता है इसका। तो इसे ये 4 पॉइंट इसमें याद रखिएगा, चारों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखिएगा आपके एग्जाम में। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, और इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन तो आसान से ही आपको याद हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए, फटाफट से एक बार फिर से मैं मौका दे रहा हूँ, ले लें। फिर हम लोग आते हैं एपीमेराइजेशन क्या होता है उस पर। तो अब हेडिंग डालिए एपीमेराइजेशन। एपीमेराइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस है। अभी आपको मैं दिखा रहा था कि वाटर एपीमर्स, तो एपीमर्स में 2 पेयर होते थे। मान लीजिए ग्लूकोज से हमको मैनोज बनाना है, ठीक है, ग्लूकोज से हमको मैनोज बनाना है। फॉर एग्जांपल हमको ग्लूकोज टू मैनोज, हमको ग्लूकोज से मैनोज बनाना है। तो ग्लूकोज से मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज का जो पेयर होगा इसे तो बोलते हैं एपीमर्स। लेकिन ग्लूकोज से पहले मैनोज बनाएंगे तब तो 2 पेयर बनेंगे, तब तो 2 कंपाउंड अलग अलग बनेगा। पहले हमको दूसरे कार्बन पर उसको घुमाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो जिस प्रोसेस से, अभी मैं एक लंबा सा आपको प्रोसेस बताने वाला, तो जिस प्रोसेस से हम लोग ग्लूकोज से मैनोज को बनाते हैं
उसी प्रोसेस को कहा जाता है एपिमेराइजेशन। तो द कन्वर्जन ऑफ अ शुगर इनटू इट्स एपीमर्स इज कॉल्ड एपिमेराइजेशन। सिंपल, अपने एपीमर्स में कन्वर्ट करना ही क्या है, ग्लूकोज से मैनोज में कन्वर्ट करना ही एपिमेराइजेशन है। अभी इसका कन्वर्जन तो हम लोग एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे कन्वर्जन पूरा डिटेल में आपके सिलेबस में उसको मैं कवर करवाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, तो ग्लूकोज से मैनोज में करने के लिए, एपिमेराइजेशन करने के लिए देखिए किस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लूकोज को लेता हूँ, ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, मैनोज तक पहुँचेंगे। तो मैं आज थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूँगा ताकि मैं पूरा दोनों स्टेप इसी में घुमा दूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये हो जाएगा 6 कार्बन पर CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं CHO होता है, यहाँ 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 HOH, OHH और HOH, HOH। ये आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये है D+ ग्लूकोज, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब D+ ग्लूकोज से हमको मैनोज बनाना है। ठीक है, D+ ग्लूकोज से हमको मैनोज बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। इसको यहाँ से घुमाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जैसे ही हम लोग करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आप जानते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था इस लेक्चर के शुरू में ही कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए सिंपल सा अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर भी ले लें तो आराम से हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। तो वो दोनों जगह पे एसिड बना देगा, यहाँ भी एसिड बना देगा, यहाँ भी एसिड बना देगा। तो भी हम लोग को कमज़ोर वाला लेना है, एक ही जगह पे कन्वर्ट करना है, यहीं पे कन्वर्ट करवाना है, तो बस एक ही लेंगे। तो ब्रोमीन वाटर लेकर के इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, Br2, और H2O लेकर के इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। और ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं कुछ नहीं होता है, कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6वें पर हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर COOH हो जाएगा। अभी मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताने वाला क्योंकि ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बस इतना समझिए, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन पैदा करने वाला एजेंट। तो ये ऑक्सीजन पैदा करने वाला एजेंट है, ये तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसको, और यहाँ से H को H यही रहेगा, बस यहाँ पे एक और O ला करके घुसा देगा, तो ये हो जाएगा CHO से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ अभी फ़िलहाल सेम रहेगा, HOH वैसे ही रहेगा, OH ऐसे ही रहेगा, HOH ऐसे ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिखते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है तो हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो लिखते जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि आप जानते हैं मैनोज बनाने के लिए अभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए COOH में। अब हम कुछ आप जानते हैं कि मैनोज बनाने के लिए हमको दूसरे कार्बन पर OH को इधर करना पड़ेगा, OH को ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता ना, तब इसको घुमाना पॉसिबल नहीं था, तभी नहीं घूमता। अभी ये बड़ा वाला ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब इसकी प्रेजेंस में ये आराम से घूम जाएगा। लेकिन एक स्टेप और करवाना पड़ेगा, पायरिडीन की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा। जब पायरिडीन की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो HOH है ये अपने आप घूम करके ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 6वें कार्बन पर CH2OH। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HOH पलटी मार जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर हो जाएगा, बाकी OH यहाँ पे था ही, OH ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एसिड बन गया है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। लिख लीजिएगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसे बोलते हैं मैनोनिक एसिड, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही दूसरे कार्बन पर ही पलटी मारेगा और तुरंत इसका नाम मैनोज हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड एल्डो लगा नहीं है, एल्डोज लगा नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे एसिड लगा है, तो इसीलिए मैनोनिक एसिड हो जाएगा, ना कि मैनोज होगा। तो इसका नाम हो जाएगा मैनोनिक एसिड। लेकिन हमको मैनोनिक एसिड तो बनाना नहीं है, हमको बनाना है मैनोज। मतलब इसको फिर से हमको COOH को हमको फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, CHO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या किया, हमको यहाँ पे दूसरे पर चेंज करवाना था, HOH को पलटी मरवाना था। तो पहला काम कि इस ग्रुप के प्रेजेंस में यहाँ पे पलटी नहीं मारेगा,
तो इस ग्रुप को ही हम लोग चेंज कर दिए, COOH कर दिए, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा करके, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन घुसाना था तो एक ही तरीका है, ऑक्सीडेशन करवा दो, तो COOH करवा दिए। COH की प्रेजेंस, जैसे COH आया यहाँ पे, अब ये पलटी मार सकता है, लेकिन पायरिडीन लाना पड़ेगा, तो पायरिडीन ला करके हम लोग इसको पलटी मरवा दिए। जब ये पलटी मार लिया तो अभी हमारे पास मैनोनिक एसिड आ गया। अभी हमको क्या करना है, पलटी तो मार लिया, लेकिन अभी हमको फिर से यहाँ पे चाहिए CHO ग्रुप मैनोज बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ये देखिए मैं हीट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखिएगा हीट, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ वाला H, चौथे कार्बन वाला याद रखिएगा, चौथे कार्बन वाला यहाँ पे H और इसका OH, इसका OH और इसका चौथे कार्बन वाला H, ये दोनों यहाँ पर मिल करके बना लेंगे वाटर। क्योंकि हीट करेंगे आप तो क्या निकलेगा, हीट करने पर वाटर वेपराइज होकर के उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा। तो यहाँ वाला H और यहाँ वाला OH मिल करके यहाँ पे वेपर बना लेता है, H2O बना करके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ CO बचेगा, यहाँ पे CO बचेगा, इस तरीके से। और आप जानते हैं हमको फिर से यहाँ पे OH को तो हटाना नहीं था, OH को सेम टू सेम वैसे ही रखना मैनोज के अंदर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता मैनोज के अंदर। तो यहाँ पे हमको एक H लाना पड़ेगा, और यहाँ से OH हम लोग हटा दिए हैं, CO सिर्फ बचा है। तो हमको CHO बनाने के लिए क्या चाहिए, देखिए C और O बचा है, C और O बचा है, यहाँ पर हमको CHO बनाने के लिए एक H चाहिए। कुल मिला के बोले तो यहाँ पर भी हमको एक H चाहिए, यहाँ पर भी हमको एक H चाहिए। तो दोनों जगह पर H लाना मीन्स हाइड्रोजन लाना है, और हाइड्रोजन लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिडक्शन करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए, रिडक्शन। तो दोनों ही स्टेप में एक ही बार में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हीट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे क्या कर रहे हैं सर। 1 2 3 4 5, छठवें पर CH2OH, और यहाँ पर सिर्फ CO बचा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, CO बचा है और यहाँ पर OH H OH H H, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौथे कार्बन पर सिर्फ O बचा है, ध्यान दीजिएगा, चौथे कार्बन पर सिर्फ O बचा है, और यहाँ पर H और यहाँ पर बचा है OH। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक H की कमी है, और यहाँ पर भी एक H की कमी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए, H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिडक्शन करवाइए। क्योंकि रिडक्शन में हम लोग ऐसा एजेंट लेते हैं जो हाइड्रोजन पैदा करे। तो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया रिएजेंट मैंने आपको बोला था, रिएजेंट तो ढेर सारे हैं, एक का नाम याद कर लीजिए। जो सबसे बढ़िया वाला है वो है सोडियम और पारा, NaHG। और ये वाला जो वाटर निकला है, वाटर की प्रेजेंस है ही यहाँ पर। तो इसकी प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवा देंगे, ये इधर से हाइड्रोजन पैदा करेगा तो यहाँ भी दे देगा, यहाँ भी दे देगा, हाइड्रोजन की सप्लाई हो जाएगी, और हमारे सामने देखिए क्या आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, छठवें पर CH2OH है ही, यहाँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही CO था ही हमारे पास, CO हमारे पास था ही, और जैसे ही इसने हाइड्रोजन सप्लाई किया तो एक H भी इसको मिल गया। यहाँ पर H की कमी थी, यहाँ पर H की कमी थी, तो CHO बन गया। बाकी सिम टू सिम ऐसे उतार दीजिए, OH H H OH, सॉरी ये भी OH ही रहेगा, दूसरे पर भी अभी OH ही रहता है, OH H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल O था। अभी यहाँ से हाइड्रोजन की सप्लाई हो जाएगी तो ये भी OH हो जाएगा, और नीचे वाला भी H और OH है। अब देख लीजिए ये आपको कैसा दिख रहा है, मैनोज दिख रहा है ना। तो ये ग्लूकोज से मैनोज में देखिए अपने आप कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा मैनोज, ठीक है। ये हो गया अपना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से मैनोज हम लोग आराम से बना लिए। कैसे बनाए एक बार फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले हमको इस ग्रुप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिड बनाना पड़ेगा। एसिड बनाने के लिए एक O घुसाना पड़ेगा। एक O घुसाने के लिए ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि ऑक्सीजन पैदा करे। ऑक्सीजन पैदा करते यहाँ पे O घुस जाएगा, COOH बन जाएगा, जिसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी दूसरे कार्बन पर चेंज नहीं हुआ है, लेफ्ट का राइट नहीं हुआ है, HOH ही बना हुआ है, इसीलिए ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद इसको लेफ्ट राइट मरवाने के लिए पायरिडीन लेके आएंगे। पायरिडीन के प्रेजेंस पे डर के मारे ऐसे घूम जाएगा। जब घूम जाएगा तो OH इधर हो जाएगा, H उधर चला जाएगा। जैसे ही दूसरे कार्बन पर घूमा वैसे ही इसका नाम बदल करके हो जाएगा मैनोनिक एसिड। मैनोनिक एसिड
क्योंकि हमको एसिड बनाना नहीं, या मैनोज बनाना है, तो एसिड हटाने के लिए यानी कि COOH में से इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, ग्रुप को हटाने के लिए इधर का OH और इधर का H का वाटर बना देंगे, गर्म करके, हीट करके, भाप बना के उड़ा देंगे वाटर को। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमको अभी CO बन गया है और यहाँ पर HO बन गया है सिर्फ, तो यहाँ भी हमको एक H चाहिए, यहाँ भी हमको एक H चाहिए CHO बनाने के लिए, यहाँ पे OH बनाने के लिए एक H चाहिए। तो हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए का मतलब ये है कि हमको रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन में हमको हाइड्रोजन मिलता है। तो जैसे ही हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा। NaHG यानी कि सोडियम और पारा के प्रेजेंस में करवाएंगे, और H2O जो निकला था उसके प्रेजेंस में, या H2O अलग से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे आकर के ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ बन जाएगा CHO, यहाँ बन जाएगा OH, जिसका नाम होगा मैनोज, जिसका नाम होगा मैनोज। तो ग्लूकोज से मैनोज तक की सफ़र तय हो गई। आगे बढ़ते हैं, आते हैं एरोमेरिक कार्बन क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट की रस्म खत्म। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एरोमेरिक कार्बन और एरोमेरिक सेंटर। हेडिंग डालिए एरोमेरिक कार्बन और एरोमेरिक सेंटर, दोनों हेडिंग डालिए और लिख करके। उसके अंदर लिखिए, आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक छाप लीजिए उसके अंदर, और फिर हेडिंग डालिए एनोमर्स, और एनोमर्स लिख करके यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिए। फिर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इसको इतना छाप लीजिए। अब समझिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ ताकि आपको आराम से मैं अपनी बात को समझा सकूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, मैं यहाँ पे फ़िलहाल एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये समझिएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो आप इसको लिख लेंगे तो उसके नीचे एग्जाम्पल डाल करके इसको लिखिएगा, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको फिर से 2 मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ और मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से पहले लिख करके बताइएगा क्या है। ध्यान से समझिए। मैं एग्जाम्पल भी यहाँ से भी हटा देता हूँ क्योंकि लिखने में दिक्कत करेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6वें पर है CH2OH। यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर होता है CHO, और यहाँ पर होता है HOH, OHH, H और HOH और HOH। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। तो ये है अपना D+ ग्लूकोज। ये क्या है अपना D+ ग्लूकोज। अब एक और मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सेम टू सेम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे रहेगा अपना CHOH, CHO सॉरी, और HOH, OHH, HOH और HOH। देखिए ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये भी D+ ग्लूकोज है, मीन्स ये भी D ग्लूकोज, ये भी D ग्लूकोज। आप कहेंगे सर ये तो दोनों सेम आप बना दिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम लग रहा है, तो इसमें कहाँ से एनोमर्स आ गया। तो एनोमर्स मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा एपीमर्स, तो एपीमर्स में हम लोग समझे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर रहती थी। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर या चौथे कार्बन पर मैंने आपको दिखाया था कि बस H और OH इस तरीके से है, इस तरीके से घूम करके OH और H हो गया था, तो उसको लोग बोल दिए थे एपीमर्स का जोड़ा है ना, एपीमर्स है। दोनों को मिला करके, दोनों पेयर को मिला करके बोल दिया गया ये एपीमर्स है। लेकिन एनोमर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता है। अब क्योंकि अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर आप घुमा करके इसको दिखाएंगे तब तो एपीमर्स हो जाएगा। तो इसमें और एपीमर्स में, एनोमर्स और एपीमर्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो एनोमर्स और एपीमर्स में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि एपीमर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर में एराइज होता है, जबकि एनोमर्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में एराइज होता है, साइकिल वाले स्ट्रक्चर में। क्योंकि जैसे ही हम लोग साइकिल वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही एक नया कायरल कार्बन जन्म ले लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन या फिर एनोमेरिक सेंटर, एनोमेरिक सेंटर या फिर एनोमेरिक कार्बन उसे बोलते हैं।
जैसे ही ग्लूकोज, फ्रक्टोज या किसी भी शुगर का की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से, वैसे ही एक नया कायरल कार्बन जन्म लेता है जिसका नाम होता है एनोमेरिक कार्बन या फिर एनोमेरिक सेंटर। और उसी एनोमेरिक कार्बन या उसी एनोमेरिक सेंटर पर जब ऐसे लेफ्ट का राइट हो जाए तब उसे बोलेंगे एनोमर्स। अभी मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको साइक्लिक बनाएंगे। साइक्लिक बनाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो H दिख रहा है, इस H को यहाँ से हटाइए और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। CHO यहाँ पे आप देख रहे हैं CHO, तो CHO में O इधर होता है, डबल बॉन्ड से O, और इधर H होता है, ऐसे होता है। अब इसमें इस डबल बॉन्ड को अगर आप तोड़ेंगे, अगर आपको याद होगा C डबल बॉन्ड O में कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड को उठाता है, तो ये बॉन्ड को ऐसे अगर तोड़ करके उठा लेगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से ये जो O और H था ना, यहाँ पे OH था, OH का हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर के चला जाएगा इसके पास, और इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा तिरछे लिखता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा OH। यहाँ वाला H निकल करके इसके वाले O के पास चला गया, OH बन गया। और ये वाला जो O आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ ऐसे घुमा करके, और यहाँ से ला करके ऐसे कर देता हूँ, O यहाँ पर आ गया और ये बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पर भी वही बात, C डबल बॉन्ड O से यहाँ पर पहले से जुड़ा रहा होगा, C डबल बॉन्ड O रहा होगा, इधर H रहा होगा, ठीक है, इधर H रहा होगा, और डबल बॉन्ड तोड़ करके ये ऑक्सीजन उठाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ वाले हाइड्रोजन को तोड़ करके इसके साथ लगा देंगे, तो ये OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है, ये क्योंकि इस कार्बन का भी तो बैलेंस करना है, कार्बन के ऊपर भी प्लस चार्ज आया होगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन का 4 बॉन्ड बनाने के लिए, अभी कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, इसका 4 बॉन्ड बनाने के लिए फिर से इसको मैं अभी तिरछे लिख दूँ यहाँ पे OH, और ऐसे ला करके ऐसे कर दूं, और बीच में यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इसको मैं ला करके यहाँ पे बीच में लिख दूं, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे ही ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, वैसे ही एक नया कायरल कार्बन जन्म लेता है जो कि एक कार्बोनिल ग्रुप पर, अभी यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CHO था, यहाँ पे एक नया कायरल कार्बन जन्म लेता है। कायरल कार्बन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है, तीसरा बॉन्ड इधर देख लीजिए इस एक बड़ी सी चेन से जुड़ा हुआ है, और चौथा बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन से फिर से जुड़ा हुआ है। मतलब चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, OH ग्रुप से, इधर ऑक्सीजन से, और इधर एक बड़ी सी चेन से जुड़ा हुआ है। मतलब चारों के चारों ग्रुप, चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ पर एक नया कायरल कार्बन पैदा हो गया, यहाँ पर एक नया कायरल कार्बन पैदा हो गया। अब इसमें अगर हम लोग लेफ्ट का राइट कर दें, अभी तो दोनों सेम दिख रहा होगा, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब जैसे ही इसको हम लोग ऐसे लेफ्ट का राइट घुमाएंगे, मीन्स अभी यहाँ पे कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ OH रहने दीजिए, यहाँ घुमा दीजिए, मीन्स यहाँ पे कर दीजिए H और यहाँ पे कर दीजिए OH, यहाँ पे कर दीजिए OH। अभी मैंने यहाँ पे H और OH को ऐसे घुमा दिया, जैसे ही घुमा दिया ये दोनों एनोमेरिक सेंटर या एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंट हो गए, उल्टे हो गए, H का OH हो गया, OH का H हो गया, ऐसे पलट गए। जैसे ही पलट जाएंगे, क्योंकि एनोमेरिक सेंटर या एनोमेरिक कार्बन जो नया वाला बना है साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, वहाँ पर ये डिफर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा एनोमर्स। इन दोनों को बोला जाएगा एनोमर्स। ठीक है, अब दोनों का नाम क्या हो जाएगा, लेकिन नामकरण इसमें करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से जब ये डिफर करते हैं तो नामकरण करने के लिए D और L नहीं बोलते हैं। लेफ्ट का राइट होता है तो D और L नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जो उसमें D था, अगर आपको याद होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो D शुगर था उसको इसमें बोलते हैं अल्फा D शुगर। क्या बोलते हैं? अल्फा D ग्लूकोज। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, अल्फा D ग्लूकोज। और वहाँ पर जो आप देख रहे होंगे L शुगर जो होता था, यानी कि लेफ्ट वाला, उसको यहाँ पे बोल देंगे
बीटा डी शुगर, उसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लिख देंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे हो जाएगा। कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे जब पलटी मारता है तो यहाँ पर डी और एल नहीं लिखते हैं, डी और एल इसका तो नाम पहले से था, अब डी और एल में फिर से दोबारा डी डी एल एल नहीं लिखते हैं, फिर से दोबारा इसको अलग अलग शो करने के लिए, पलटी दिखाने के लिए अल्फ़ा और बीटा प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा और बीटा लगा करके लिख देते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमेशा अल्फ़ा और बीटा लगा करके लिखते हैं, और ओपन चेन स्ट्रक्चर में डी और एल से काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और इस वाले कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप पर आप देखेंगे CHO ग्रुप पर यहाँ पे डिफर कर गया, OH का H हो गया, H का OH हो गया, तो इसलिए इन दोनों पेयर्स को बोला जाएगा एनोमर्स, एक दूसरे के एनोमर्स ये हो जाएंगे। अब आप एक बार इसको फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल के साथ इसको छापिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं आपके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब समझाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाले होंगे एनोमेरिक कार्बन, तो इसमें आप लिखे होंगे द न्यू कायरल कार्बन विच इज क्रिएटेड आर एराइज बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। जैसा कि मैंने बताया, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो पैदा हो जाता है, एक नया कायरल कार्बन आ जाता है। बाय हैविंग एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, जिसमें अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा था CHO ग्रुप में, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये बन जाता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, और इसी की वजह से इसे बोलते हैं, दैट इज नोन एज एनोमेरिक सेंटर, एनोमेरिक कार्बन और एनोमेरिक सेंटर। ठीक है, इसे ही एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन के नीचे भी आप चाहें तो ये दोनों बना करके, ये दोनों फिगर यहाँ पे बना करके, स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पर ऐसे शो करके लिख दीजिएगा एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर, यही है, ये एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर यही है, इसको पहचान के रखिएगा। ठीक है, फिर आप हेडिंग डाले होंगे एनोमर्स क्या होते हैं, तो द कंपाउंड्स दैट्स आर डिफर एट ओनली कार्बोनिल कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमर्स। मीन्स अभी आप एपीमर्स में देख रहे थे कि एपीमर्स में किसी भी कार्बन पर डिफर कर जा रहा था, कार्बन 1 पर, कार्बन 2 पर, कार्बन 4 पर। मैंने 2 का एग्जांपल दिखाया था, कार्बन 2 पर और कार्बन 4 पर दिखाया था, C2 और C4 का मैंने दिखाया था। मीन्स किसी भी कार्बन पर डिफर कर जा रहा था, लेकिन एनोमर्स हमेशा और हमेशा कार्बोनिल कार्बन पर ही डिफर करेंगे। मीन्स कार्बोनिल वाले यानी कि CHO ग्रुप वाले या कीटोन ग्रुप वाले कार्बन पर ही डिफर करेंगे। एक बड़ा डिफरेंस होता है एपीमर्स और एनोमर्स में, क्योंकि यहीं पर नया वाला कायरल कार्बन बना हुआ है। अगर यहाँ पर आप डिफर नहीं करेंगे तो वो एपीमर्स हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, द कंपाउंड्स दैट्स आर डिफर एट ओनली कार्बोनिल कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमर्स। इसमें 3-4 पॉइंट आप नोट करिएगा। फर्स्ट, आल्सो इट इज आल्सो डाइस्टेरियोमर्स, पूरा लिखिएगा, इट इज आल्सो डाइस्टेरियोमर्स। मीन्स ये जैसे एपीमर्स डाइस्टेरियोमर्स होते थे, ये भी डाइस्टेरियोमर्स होंगे, क्योंकि बिना 2 पेयर लिए तो काम ही नहीं चलेगा ना। बिना 2 पेयर लिए आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एपीमर्स है कि या एनोमर्स है, पेयर तो चाहिए। तो इसलिए वो भी डाइस्टेरियोमर, ये भी डाइस्टेरियोमर, ये दोनों में सेम होता है। दूसरा है डिफर्स एट C1 कार्बन इन एल्डोज एंड C2 कार्बन इन कीटोज। वहाँ पर क्या था कि अगर कोई कार्बन नहीं दिया तो हम लोग अपने से C2 सपोज कर लेते थे, लेकिन C4 पे भी हो सकता था, C3 पे भी हो सकता था, किसी पे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एल्डोज अगर रहेगा यानी कि CHO ग्रुप रहेगा तो हमेशा C1 पर होगा, पहले कार्बन पर डिफर करेगा। और अगर कीटोन ग्रुप होगा यानी कि फ्रक्टोज की आप स्ट्रक्चर याद करिए, तो फ्रक्टोज में जो कीटोन ग्रुप होता है वो दूसरे कार्बन पर होता है, दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड लिखा होता है। जाकर के फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखिए, मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो क्योंकि दूसरे कार्बन पर आता है कीटोन ग्रुप, तो यहीं पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अगर ये फ्रक्टोज होता तो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक बनती, समझ, दूसरे कार्बन से बनती। तो दूसरे कार्बन से बनने की वजह से जो नया वाला कायरल कार्बन पैदा होता वो दूसरे कार्बन पर पैदा होता, इसीलिए कीटोज में दूसरे कार्बन पर एनोमेरिक सेंटर बनता या एनोमेरिक कार्बन बनता, जहाँ पर वो डिफर करता, लेफ्ट का राइट मारता, इसलिए इसको बोलते हैं लोग ये C2 कार्बन का एनोमर है। क्लियर हो गया। तीसरे वाले में डिजाइनेटेड, ये लिखा है डिजाइनेटेड एज अल्फा और बीटा,
यहाँ पर इस तरीके से जब ये डिफर करेगा, लेफ्ट का राइट मारेगा, तो पहले वाले को अल्फ़ा बोल देंगे, दूसरे वाले को बीटा बोल देंगे। आगे जो इसका नाम होगा वही लगा करके लिख देंगे। मैनोज होगा तो अल्फ़ा डी मैनोज, बीटा डी मैनोज। ग्लूकोज होगा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज होगा तो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इस तरीके से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकन्वर्टिबल, ये इन लिखा है, आई है, इनकन्वर्टिबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपको याद होगा तो एपी मर्स में मैंने पढ़ाया था कि एपी मर्स इनकन्वर्टिबल नहीं होते। इट इज़ नॉट इनकन्वर्टिबल इन एनी सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में आप डाल करके उसको घोलिए, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन दोनों को अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एक वाटर में डाल करके ऐसे घुमाइए, तो थोड़ी ही देर में पता चलेगा अल्फ़ा का बीटा बन गया, बीटा का अल्फ़ा बन गया, ये सब मिला करके अल्फ़ा बन गया, सब मिला करके बीटा बन गया। मतलब ये एक दूसरे में फटाफट कन्वर्ट हो सकते हैं। ये वाला एच और ओ एच इधर उधर नाच सकता है, घूम सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए ये इनकन्वर्टिबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट खास करके, यानी कि जैसे वाटर वगैरह में पोलर सॉल्वेंट में फट से घूम जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये इनकन्वर्टिबल होते हैं, जबकि एपीमर्स इनकन्वर्टिबल नहीं होते हैं। दोनों को कंपेयर करके याद रखिएगा, दोनों का कंपैरिजन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट आर एपीमर्स एंड व्हाट आर इनोमर्स, हाउ इट डिफर्स टू ईच अदर, ऐसा करके आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, कार्बोनिल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू एनोमेरिक कार्बन। आप देख रहे थे कि एपीमर्स में जो कायरल कार्बन था वो पहले से उसी में मौजूद था, C2 पर या C4 पर, जबकि एनोमर्स में अलग से एक नया कायरल कार्बन पैदा हो रहा है। वो भी कहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप पर, या तो कीटोन ग्रुप पर या तो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप पर पैदा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एपीमर्स और एनोमर्स में। तो ये भी पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि कार्बोनिल कार्बन ही कन्वर्ट हो जाता है एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर में। और इसी एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर पर जब उसका स्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर डिफर करती है, स्टीरियोमेर जब उसका डिफर करता है, तब इन दोनों पेयर्स को बोलते हैं एनोमर्स। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आपको एनोमर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमर्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमर्स में जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, पहली का एक ही पढ़ना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाती है, वो है म्यूटा रोटेशन। तो वीडियो यहीं पर मुझे समाप्त करना पड़ेगा, अभी टाइम हो चुकी है। तो हम लोग म्यूटा रोटेशन से पढ़ेंगे, यहाँ से म्यूटा रोटेशन से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 6 में। इसको म्यूटा रोटेशन और म्यूटा रोटेशन के काजेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, और इस पे बेस्ड सारे इस वाले लेक्चर का यानी कि लेक्चर 5 और लेक्चर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग उसी में कवर करेंगे। क्योंकि आप लोगों को डेली लेक्चर चाहिए, इसीलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको कल और थोड़ा रिकॉर्ड करके 1.5 घंटे के लगभग क्लास बना के एक ही क्लास आपको प्रोवाइड करता पूरा पढ़ा करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका डेली बना रहे, इसीलिए मैं क्लास को यहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ। कल से हम लोग नई क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपका डेली का डेली थोड़ा थोड़ा चलता रहे, ठीक है। जहाँ पे मुझे जिस दिन मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले लूँगा, कम टाइम मिलेगा तो 40 से 45-50 मिनट तक की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको फिलहाल समझ में आया होगा। म्यूटा रोटेशन, बस एक टॉपिक इसमें बचा है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है, इसमें अगर मैं कवर करूँगा तो 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास चली जाएगी। इसीलिए मैं म्यूटा रोटेशन और बाकी की जो चीज़ें बच रही हैं, रिवीजन वगैरह और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा, यानी कि लेक्चर 6 में। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। एक बात और याद रखिएगा, ये लेक्चर आधा अधूरा है, और अभी जो लेक्चर 6 आएगा वहाँ से लेक्चर लॉक कर दिया जाएगा। लेक्चर 5 लेक्चर ही मैं आपको बोला था डेमो दूंगा, इससे ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इससे आगे अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप लोग एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए एक ही नंबर है 7080884759। आपकी स्क्रीन पर भी शुरू में वीडियो में जाइए, शुरू में चल रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से नोट कर लीजिए और जा करके फटाफट से व्हाट्सएप करके पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये रखा गया है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई। 100 रुपये में पूरी की पूरी आपको एक यूनिट दी जाएगी, बाकायदे सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर एंड नोट्स भी आपको फ्री दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है महंगा है तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है, आप अपने दोस्तों के साथ फीस को शेयर कर सकते हैं। 4-5 लोगों को बुलाइए, सभी लोग मिल करके एडमिशन ले लीजिए, आपका 5-5, 10-10 रुपये आएगा सभी का,
है ना, 10 लोग मिल करके लेंगे, 10-10 रुपये में 100 रुपये हो जाएगा। तो आराम से आप जैसे आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, अभी सारी व्यवस्था ओपन है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।